गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्वाभिमान एकेडमी कोचिंग क्लासेस। और हमारा जो सब्जेक्ट चला हुआ है वो है बिजनेस स्टडीज का। ये टीजीटी आर्ट्स का जो कमीशन होगा हिमाचल प्रदेश का, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, क्योंकि यही हैं जो एक्चुअली मेरिट डिसाइडिंग का काम करेंगे। ठीक है। सो कल जो है हमने बिजनेस के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ी थी लास्ट वीडियो में। आज जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, ये जो एक टॉपिक रहेगा आज का इस वीडियो में, मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जो भी स्टूडेंट्स बीकॉम के हैं या फिर मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये डिटेल में पढ़ी होगी चीज़ें, और उनको इसमें बहुत अच्छी तरह से जो है वो उनको क्लैरिटी होगी। बट जो हमारे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैनेजमेंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, उनको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जो बेसिक नॉलेज उनको होना चाहिए उसी को हमने इसमें कवर किया है। यानी कि इस वीडियो में हमने मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को जो है वो उसका एक ओवरव्यू तैयार किया है। सो एक बहुत इन डेप्थ स्टडी नहीं होगी, लेकिन जितनी भी हमें चाहिए इसके लिए, इस एग्जाम के लिए, टीजीटी कमीशन के एग्जाम के लिए, वो सब कुछ इसमें कवर होगा। सो ये विषय है मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए देखिए, इसमें अब क्या है। सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं, हमारे पास आज लास्ट टाइम भी अगर कमीशन का पेपर देखें उसमें भी आपसे क्वेश्चन आए थे मैनेजमेंट से, फंक्शनैलिटी के ऊपर क्वेश्चन आए थे। तो इसमें जब आप देखते हैं जो मैनेजमेंट होती है उसके हमने 3 लेवल्स जो हैं उसको माने जाते हैं। सबसे ऊपर होता है टॉप मैनेजमेंट, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन लेवल भी बोलते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो है वो टॉप मैनेजमेंट करती है। उसके बाद जो है हमारे पास आती है मिडिल मैनेजमेंट, जिसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, यानी कि वो एग्जीक्यूट करती है चीज़ों को। जो भी प्लान्स, पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में बनाए गए हैं, उनको ये जो है एग्जीक्यूशन, इनकी जिम्मेवारी है मिडिल मैनेजमेंट की। फिर आता है आपके पास लो लेवल मैनेजमेंट, यानी कि जो फर्स्ट लाइन मैनेजर होते हैं या सुपरवाइजरी ऑपरेटिव मैनेजर इनको कहा जाता है। अगर हम इनकी स्किल्स की बात करें, जो टॉप मैनेजमेंट होती है उसमें कॉन्सेप्चुअल स्किल्स जो है वो बहुत हाई चाहिए, और जबकि जो लोअर लेवल है उसमें टेक्निकल स्किल्स जो है वो ज़्यादा चाहिए, कंसेप्चुअल नहीं चाहिए। क्योंकि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वही एक्चुअली ऑपरेशन करती है, यानी कि काम करती है फील्ड में। टॉप लेवल मैनेजमेंट, अभी अगर आप बात करें टॉप लेवल मैनेजर की, यहाँ देखिए। सो ये क्या करते हैं, सेट ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, जो भी हमारी पॉलिसीज प्लान है उनको बनाती हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, और इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं, यानी मार्केट में क्या चल रहा है उन सबको देखने की जिम्मेवारी टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है। उसी के हिसाब से प्लान और पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती है टॉप मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजर के या टॉप मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं सेट ऑब्जेक्टिव, स्कैन एनवायरनमेंट, प्लान एंड मेकिंग डिसीजन, पॉलिसी फॉर्मेशन, ये सारे काम हैं टॉप मैनेजमेंट के। जब हम बात करते हैं मिडिल मैनेजर मैनेजर की या मिडिल मैनेजमेंट की, सो इसका मेन काम होता है एलोकेट रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज जो है एलोकेट करना। उसके बाद ऑब्जर्व फर्स्ट लाइन मैनेजर, यानी फर्स्ट लाइन मैनेजर जो है उनका उनका सुपरविजन करना। रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट, तो टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग करना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और डेवलप एंड इम्प्लीमेंट एक्टिविटीज, सो उसके बाद जो भी एक्टिविटीज है उनको इम्प्लीमेंट करना। सो बेसिकली मिडिल मैनेजमेंट क्या करती है, ये एक कड़ी का काम है टॉप मैनेजमेंट और फर्स्ट लाइन मैनेजर के बीच। सो जो प्लान एंड पॉलिसी है, उन प्लान एंड पॉलिसी को फर्स्ट लाइन मैनेजर तक पहुंचाने का काम मिडिल मैनेजमेंट करती है। और फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, अगर कोई प्लान पॉलिसी से रिलेटेड कोई चैलेंजेस हैं, सो उनका फीडबैक जो है वो ऊपर टॉप मैनेजमेंट को दे दिया जाता है। देन फर्स्ट लाइन मैनेजर जो होते हैं, यानी सुपरवाइजर होते हैं, या ऑपरेशन में के लिए जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनके जिनकी सुपरविजन में कोई काम होता है। सो इनके मेन फंक्शन होते हैं कोऑर्डिनेट एक्टिविटी, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, उनके साथ आपस में कोऑर्डिनेशन करना। सुपरवाइज एम्प्लॉयज, जो भी एम्प्लॉयज उनको सुपरवाइज करना। रिपोर्ट टू मिडिल मैनेजर को रिपोर्ट करना। एंड इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशन, सो डे टू डे जो ऑपरेशन है उसमें ये इन्वॉल्व रहते हैं। होप आपको ये समझ आ गया होगा कि टॉप मैनेजमेंट प्लान एंड पॉलिसी बनाता है, मिडिल मैनेजमेंट उनको एग्जीक्यूट करता है, और फर्स्ट लाइन मैनेजर उन प्लान एंड पॉलिसी को फॉलो करके डे टू डे एक्टिविटीज करता है। अब देखिए, ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, सेम जो चीज़ हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस की, अपर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, अपर मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स, प्रोडक्ट, मार्केट, बिजनेस ऑर्गेनाइजिंग,
ठीक है, और इसमें जॉब्स आती हैं जैसे हमारे सीईओ हैं, डायरेक्टर्स हैं, सीएफओ हैं, वीपी हैं, ये सारे जो हैं या सीओओ हैं, ये सारे अपर मैनेजमेंट में आते हैं जिनका काम होता है पॉलिसीज एंड प्लान्स को बनाना। मिडिल मैनेजमेंट में होता है इंटरप्रेट प्लान एंड सेट एक्शंस, जो भी उनका प्लान है उसके हिसाब से उसको समझना और एक्शन सेट करना कि कैसे हम उसको अचीव करें। इसमें आते हैं जैसे रीजनल या प्लांट मैनेजर, जो भी मैनेजर होते हैं ऑन साइट। उसके बाद आते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट, इसमें होते हैं जो प्लान बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। इसमें आते हैं आपके जैसे टीम लीडर हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं, फोरमैन हैं, सुपरवाइजर्स हैं, शिफ्ट मैनेजर्स हैं, एक्सेट्रा जो भी आते हैं, ये सारे लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। जिसने भी किसी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया होगा वो सारा ये अच्छे से जानता होगा। जिसने नहीं किया है वो होप वो उसको समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरे को कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। देखिए, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो एनसीईआरटी में जो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके इन चीज़ों से रिलेटेड। सो इन क्वेश्चंस को हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि क्या क्वेश्चन है, उसका क्या मतलब हुआ और उसका क्या आंसर रहेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस नोन एज। सो इसमें कहा गया है कि जो भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है वो बाय चांस अपने गोल्स अचीव नहीं करती हैं, बट वो एक डेलिब्रेट प्रोसेस को फॉलो करती हैं। उस डेलिब्रेट प्रोसेस को क्या कहते हैं? सो उस डेलिब्रेट प्रोसेस को कहा जाता है मैनेजमेंट। देखिए, जो प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये जितने भी पार्ट हैं वो सारे मैनेजमेंट के पार्ट हैं। आने वाली कुछ स्लाइड्स में हम इसको देखेंगे कि मैनेजमेंट के कौन कौन से पार्ट हैं। सो मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जो जिसको डेलिबरेटली फॉलो किया जाता है टू अचीव गोल्स। सेकंड है, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी अ डेलिबरेट प्रोसेस एज इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट विच द कंडक्टिव। सो इसी का आंसर है ये। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है, मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन विच आर। सो इसमें पूछा गया कि मैनेजमेंट किन किन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। सो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ दीज। सो देखिए, जो मैनेजमेंट है वो हर प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। देखिए, इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं। सो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दी गई होती हैं। बेसिकली मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। यानी प्लानिंग, किसी चीज़ को प्लान करना। देन ऑर्गेनाइजिंग, जो भी ऑर्गेनाइज करना उस चीज़ को, जो भी डिपार्टमेंट है उनको ऑर्गेनाइज करना। स्टाफिंग या रिक्रूटिंग, जो भर्तियां करना। देन डायरेक्टिंग, जो भी स्टाफ है उसको डायरेक्ट करना। कंट्रोल, उन सबको कंट्रोल करना। ये जो 5 फंक्शन है ये मेन फंक्शन है मैनेजमेंट के। ये हमें याद होने चाहिए ऑन टिप्स। पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशंस कैरी आउट डाइवर्स टास्क विद द एम टू अचीव। सो जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी टास्क हैं वो डाइवर्स होते हैं, यानी कि डिफरेंट टास्क दिए गए होते हैं और डिफरेंट पीपल उन टास्क को कंप्लीट करते हैं। किस लिए करते हैं? डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए, कॉमन ऑब्जेक्टिव से लिए, बोथ। सो बोथ है क्योंकि हर किसी का अलग अलग ऑब्जेक्टिव भी है और कॉमन ऑब्जेक्टिव भी होता है बिजनेस का। सो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव एज वेल एज कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करता है। देखिए, मैनेजमेंट सीक्स टू इंटीग्रेट इंडिविजुअल गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशन गोल टू इंश्योर रियलाइजेशन ऑफ बोथ। सो मैनेजमेंट जो है वो इंटीग्रेट करती है इंडिविजुअल गोल्स को विद ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को टू इंश्योर रियलाइजेशन ऑफ बोथ। देखिए, इसमें क्या कहा गया है, एक चीज समझने की बात है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका काम है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट अर्न करना, लॉन्ग टर्म में भी रन करना। जो एम्प्लॉय है उसका ऑब्जेक्टिव है उसकी सैलरी बढ़ना और उसे जॉब सेटिस्फेक्शन होना। सो जो सैलरी बढ़ना और जॉब सेटिस्फेक्शन है वो उसके पर्सनल गोल हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो है प्रॉफिट ओरिएंटेशन, यानी प्रॉफिट को अचीव करना। अब मैनेजमेंट क्या है, इन दोनों को के बीच कोऑर्डिनेट का काम करते हैं ताकि एम्प्लॉय जो है वो भी खुश रहे, अच्छा मेहनत करे, अच्छा काम करे, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसके अपने गोल्स अचीव कर ले। सो अगर आपने देखा होगा कुछ समय पहले एक वीडियो आया था जिसमें एक सूरत के हीरा व्यापारी हैं, साहब जी ढोलकिया। सो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, जैसे कार्स गिफ्ट की, घर गिफ्ट किए, ज्वेलरी गिफ्ट की। सो वो जब इंटरव्यू में पूछा गया कि आप इतना कुछ क्यों देते हैं, तो उन्होंने बोला कि अगर मेरा एम्प्लॉय खुश होगा, उसको मैं अगर 5 लाख देता हूँ तो वो मुझे 10 लाख कमा के देता है। सो इस तरह से मतलब ये डिफरेंट मैनेजमेंट ट्रिक्स हैं, कैसे
अपने और इंडिविजुअल के गोल्स जो अचीव किए जाए। हर किसी का अलग स्टाइल होता है, इसलिए मैनेजमेंट जो है वो बोथ साइंस भी है और आर्ट भी है। नेक्स्ट देखिए, एफिशिएंसी इज कंसर्न्ड विद, ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि एफिशिएंसी किसे कहते हैं। सो एफिशिएंसी होती है डूइंग थिंग्स राइट। अभी आप अगर ऑप्शन देखें तो एक फर्स्ट ऑप्शन है डूइंग द राइट थिंग, डूइंग थिंग्स राइट, अचीविंग एंड रिजल्ट्स, नन ऑफ दीज। सो एफिशिएंसी का जो एम होता है वो होता है रिडक्शन इन द कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। एफिशिएंसी, किसी भी चीज़ की हम एफिशिएंसी की जब बात करते हैं तो वो है कि जो उस चीज़ का पोटेंशियल है उसको हमने फुली एग्जीक्यूट या नियर टू फुल एग्जीक्यूट किया, उसको कहेंगे एफिशिएंसी। ठीक है, उसको कहते हैं हम एफिशिएंसी। और ये जो डूइंग द राइट थिंग है ये एक्यूरेसी है, ये एफिशिएंसी नहीं है। अब देखिए इसके बाद है इफेक्टिवनेस रिलेट्स टू। इफेक्टिवनेस क्या होती है? डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज, अचीविंग गोल्स। सो ऑल ऑफ दीज जो है वो इफेक्टिवनेस होती है। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, यानी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ये दो वर्ड ऐसे हैं जो मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। जो भी मैनेजमेंट है वो इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, एक तो एफिशिएंसी और दूसरी इफेक्टिवनेस, ताकि हम अपने गोल्स जो है वो अचीव कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैनेजमेंट इज सेड टू बी पुअर इफ इट इज। मैनेजमेंट में को कब पुअर कहा जाता है? जब वे इनएफिशिएंट एंड इनइफेक्टिव हो। जब भी मैनेजमेंट इनएफिशिएंट हो और इनइफेक्टिव हो, मतलब ना तो वो अपने रिसोर्सेज को कंप्लीटली यूटिलाइज कर पा रही है और ना ही वो अपने गोल्स अचीव कर पा रही है, तो उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट इज पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स द वर्क टू बी कैरिड आउट इन टर्म्स ऑफ गोल टू बी अचीव्ड एंड assigns the means to achieve it, this statement relates to। so देखिए ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आ गया कि मैनेजमेंट जो है वो काम को, जो भी काम करना होता है उसको गोल्स में यानी कि जो भी हमारे गोल्स हैं उनको वर्क का डिवीजन करती है ताकि हम अचीव कर सके। सो वर्क का डिवीजन जो होता है वो होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। वर्क का डिवीजन जो है, काम का जो डिवीजन है उसको कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो उसका काम है कोई सामान बनाना और उसे मार्केट में बेचना। अगर कोई एक व्यक्ति ही है जो सामान बनाता है और उसके बाद उसको मार्केट ले जाकर बेचता है तो उसकी एफिशिएंसी कम होगी। लेकिन अगर वहाँ पे डिफरेंट एम्प्लॉइज हैं, कुछ का प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ पैक करते हैं, कुछ उसको लोड करते हैं और कुछ जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उनकी एफिशिएंसी अधिक होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा किसी ऑर्गेनाइजेशन का के मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है? सो फर्स्ट है अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट। बिल्कुल ये मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि जितनी भी कॉस्ट आई है उसको कवर करने के लिए रेवेन्यू अर्जित करना। देन अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट टू कवर रिस्क ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट अर्निंग भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है। इंक्रीज इन द प्रोस्पेक्टस ऑफ बिजनेस इन द लॉन्ग रन, ये भी बिल्कुल बिजनेस का प्रोस्पेक्टिव है लॉन्ग रन में सरवाइव करना। प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू देयर एम्प्लॉयज चिल्ड्रन, देखिए ये मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर कोई करता है तो वैल्यू ऐड हो सकता है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि हम अपने एम्प्लॉयज को के जो चिल्ड्रन हैं उनको फ्री एजुकेशन दिए जाए। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट बिकॉज। मैनेजमेंट को इम्पोर्टेंट क्यों कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ दीज। और ऑल ऑफ दिस की जो ऑप्शंस है वो है, इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू अडेप्ट टू द चेंजेस। बिल्कुल चेंजेस के अनुसार अडेप्ट करना मैनेजमेंट है। जो चेंजेस के अनुसार अडेप्टेशन नहीं होता वो फेल हो जाता है। सीक्स टू इंटीग्रेट इंडिविजुअल एफर्ट, जो भी इंडिविजुअल एफर्ट है उनको इकट्ठा करना। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, बिल्कुल सही है, सोसाइटी की डेवलपमेंट में सहायता करता है। ये मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन आर्ट बिकॉज। अब मैनेजमेंट को एक आर्ट क्यों कहा जाता है? देखिए पहले भी हमने डिस्कस किया कि इसको एक बहुत ही अच्छा आर्ट है और इसको साइंस भी कहा जाता है। लेकिन इसको आर्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉट इनटू इफेक्ट डिफरेंटली बाय डिफरेंट मैनेजर। जितने भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के वो डिफरेंट मैनेजर के द्वारा अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। कोई एक इसका यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि आपको इसी प्रकार से करना है। वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की जो थॉट प्रोसेस है, उसकी जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, उसकी जो
इंटेलेक्ट लेवल है वो किस प्रकार का है, और वो डिफरेंट मैनेजमेंट के रिसोर्सेज जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको अपने अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करता है रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रेलेवेंट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एज एन इन एग्जैक्ट साइंस। सो देखिए इसमें ये इन एग्जैक्ट साइंस का यूज हुआ है। अब मैनेजमेंट साइंस है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जिस भी चीज के प्रिंसिपल्स होते हैं उनका उसको हम साइंस कहेंगे। लेकिन इन एग्जैक्ट साइंस है, इन एग्जैक्ट साइंस का मतलब है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं उनकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो यूनिवर्सल नहीं है। सो लैक ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी कि वो हर जगह लागू भी नहीं होंगे और उनका कोई डिफाइंड प्रोसीजर भी नहीं है कि वो इस प्रकार से ही चलेंगे। वो डिपेंड करेगा मैनेजर टू मैनेजर या मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट, इसलिए इसे इनएग्जैक्ट साइंस कहा गया है। नेक्स्ट है द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट विद इन ऑर्गेनाइजेशन गिव राइज टू। देखिए ये इसको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लास्ट बार आया था, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। अब इसमें बोला गया है डिफरेंट लेवल ऑफ इन द ऑर्गेनाइजेशन को ये गिव राइज करती है। बेसिकली इसका जो हमें समझना है कि लास्ट आया था आपका डेलीगेशन से संबंधित, कि डेलीगेशन क्या चीज होती है। जब कोई सीनियर जो लेवल पे मैनेजमेंट है, मैनेजर है, वो किसी दूसरे व्यक्ति को, मे भी अपने लोअर लेवल के मैनेजर को, यानी मिडिल मैनेजमेंट को कोई व्यक्ति है या हायरार्की में उससे नीचे है, उसको जब अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है तो उसको साथ में अथॉरिटी भी देनी होती है। इसे हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जब कोई व्यक्ति अपने काम के लिए किसी दूसरे को ऑथराइज करता है। कल लास्ट वीडियो में भी हमने इस तरह से एक टर्म पढ़ी थी, एजेंट ऑफ प्रिंसिपल या प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, वो भी सेम है, अथॉरिटी का डेलीगेशन से संबंधित है। उसमें भी वो व्यक्ति लीगली अपॉइंट करता है एक एजेंट को अपने काम के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। हमने टॉप लेवल मैनेजमेंट की डेजिग्नेशन पढ़ी थी जिसमें थे वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, सीएफओ, सीओओ, बट प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो नहीं है, प्रोडक्शन मैनेजर मिडिल मैनेजमेंट में आता है। देन हमारे पास नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेजिग्नेटेड रिलेटेड टू मिडिल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट लेवल मिडिल मैनेजमेंट में कौन सी पोस्ट नहीं होती है? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सीओओ, क्योंकि ये टॉप मैनेजमेंट का व्यक्ति है, पोजीशन है। ऑपरेशन हेड, सेल्स मैनेजर, डिविजनल मैनेजर, ये सारे जो है मिडिल मैनेजमेंट में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसमें देखिए प्लांट सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर, सेक्शन ऑफिसर, ये सारे लोअर लेवल के मैनेजमेंट में आते हैं क्योंकि ये डे टू डे वर्क को देखते हैं। मार्केटिंग मैनेजर जो है वो मिडिल मैनेजमेंट में आ जाएगा। अब देखिए इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। इन ये जो चार ऑप्शंस दी गई हैं इनमें तीन जो है मिडिल मैनेजमेंट के फंक्शन है, जैसे इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ आउटपुट, assigning necessary duties and responsibility to their department, taking responsibility for all activity of the business and its impact on the society. ये middle management के functions हैं, but ensuring that the safety standard are maintained within the organization ये टॉप लेवल का फंक्शन है। जो टॉप लेवल की जो मैनेजमेंट है उसका फंक्शन होते हैं प्लान पॉलिसीज बनाना, या जो बिजनेस है हमारा पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है। जब भी यहाँ पे स्टैंडर्ड्स की बात आई, जैसे कल हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आईएसओ स्टैंडर्ड्स, जिसमें क्वालिटी मैनेजमेंट के थे 9000 और 27000 था आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का। इसी तरह आपके पीसीआई डीएसएस यानी पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी सर्विस डीएसएस के स्टैंडर्ड होते हैं, जो जहाँ भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड एक्सेप्ट किए जाते हैं, या फिर कस्टमर सर्विस में सीओपीसी, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। उन सब के लिए सर्टिफाई करवाना जो है कंपनी को, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? सबसे पहले तो हमें जानना है कि लोअर लेवल मैनेजमेंट के काम क्या हैं। इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट, टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, द सेफ्टी स्टैंडर्ड आर मेंटेन्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे जो हैं लोअर लेवल का काम है। बट एनालिसिस करना बिजनेस एनवायरनमेंट को, वो
टॉप मिड लोअर लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है एनालिसिस करना, उनका काम है काम करना। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट विच डज नॉट इंटरेक्ट विद द वर्कफोर्स डायरेक्टली। सो कौन सा है जो वर्कफोर्स से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता? सुपरवाइजर करते हैं, ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी करती है, फर्स्ट लाइन मैनेजर करते हैं, बट मिडिल लेवल मैनेजमेंट नहीं करती है, क्योंकि हमने पढ़ा वर्कर से जो डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट होते हैं वो होते हैं लो लेवल मैनेजमेंट, यानी लोअर लेवल या फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट। The main task of this level of management is to determine the overall organizational objective and strategies for the organization. So overall organizational objective and strategy जो है वो कौन इंश्योर करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि उनका काम है ऑब्जेक्टिव्स मीट करना। This level of management serves as a link between top management and first line manager. So लिंक की बात कर रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट और मिडिल लोअर मैनेजमेंट के बीच में जो लिंक है वो है मिडिल मैनेजमेंट। देन है ऑर्गेनाइजेशन एज अ फंक्शन ऑफ मिडिल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स। सो ऑर्गेनाइजिंग क्या काम करता है, जो भी यहाँ दिए गए हैं, एक्टिविटी एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर, हु विल डू अ पर्टिकुलर वर्क, वेयर विल बी इट बी डन। सो ये सारे काम जो है वो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज टू बी कैरिड आउट इनटू डिपार्टमेंट एंड क्रिएटिंग मैनेजमेंट हायरार्की। सो मैनेजमेंट की हायरार्की बनानी है और काम को ग्रुप करना है, मीन्स हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग की। The function of management related to laying down the foundation for carrying out the other function of management successfully is. So function of management relating to laying down the foundation. So foundation lay down करना है, यानी कि प्लान कर रहे हैं हम। So प्लानिंग में क्या होता है, देखिए सबको पता है प्लान क्या होता है, कि एक फंक्शन ले डाउन करना कि कैसे काम करना है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि डिपार्टमेंट बनाने, कैसे कैसे काम होगा, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर जो भी आपने ऑर्गेनाइज कर लिया कि हायरार्की कैसी होगी, क्या क्या कौन कौन बंदे होंगे हमारे डिपार्टमेंट में, उसके बाद उनकी स्टाफिंग करनी होती है, स्टाफिंग की जाती है। उसके बाद उनको कोऑर्डिनेट किया जाता है, यानी कि वो आपस में किस तरह से कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। और लास्ट में आता है हमारा कंट्रोलिंग, कि वो सारे अच्छे से एक दूसरे के साथ काम करते रहे और कोई भी जो भी उनको काम दिया गया है उसको वो सही से करें, उनको कंट्रोल करना। नेक्स्ट आता है सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर द की एलिमेंट ऑफ विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो सुपरविजन करना, कम्युनिकेट करना, मोटिवेशन करना, ये लीडरशिप के डायरेक्टिंग फंक्शन का काम है। इसको जो जब हम डायरेक्ट करते हैं वो फंक्शन है हमारा सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेटिंग एंड लीडरशिप। This function of management relates to placing the right person into right job. So placing right person into right job, ये जो है staffing का part है। It is a force that binds all the function of management. कौन सी force है जो सारे management के function को इकट्ठा करती है? तो वो है coordination. Identify the process that provides the requisite amount, quality, timing, and sequence of efforts which ensure that planned objectives are achieved within minimum conflict. So minimum conflict को avoid करना ताकि हम सब कुछ अचीव कर सके, ये होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बेसिकली क्या है? डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच एक लिंक स्थापित करना, ताकि वो किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। अब देखिए बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स की। सो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेफरेंस टू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? सो इसका आंसर होगा द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इन द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन। ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में है इवोल्यूशन के, यानी कि उनमें निरंतर सुधार होता जा रहा है कॉन्टिन्यूसली। देखिए अब इसमें कोई एक ये हमारे मैनेजमेंट की थ्योरीज दी हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। सो इसमें पूछा गया है कि एफ.डब्ल्यू. टेलर जो थे वो बाय प्रोफेशन क्या थे। सो इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार एग्जाम में। एफ.डब्ल्यू. टेलर जो थे वो बाय प्रोफेशन एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे टेलर। अब देखिए इसमें पूछा गया है द प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस इज कंसिडर्ड टू बी ब्लैंक इन नेचर। सो द प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस जो होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव इन नेचर। Then have which of the following statement best defines the technique of management? Technique of management क्या होती है? It is a procedure which involves a series of steps to be taken.
सो टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट क्या है? प्रोसीजर हैं जो एक सीरीज ऑफ स्टेप्स बताते हैं कि कैसे आपने काम करना है। देन हमारे पास है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डिवेलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ किस बेसिस पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो डिवेलप हुए हैं या होते हैं? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर। तो एक तो ऑब्जर्वेशन होती है कि क्या काम चल रहा है, कहीं किस काम करते हुए देखो, उसको ऑब्जर्व किया। उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन, जैसे हिट एंड ट्रायल, ये करते हैं या ये नहीं करते हैं। और देन पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर, जो भी प्रायर एक्सपीरियंस है किसी मैनेजर के, उन सब के बेसिस पे जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप होते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि ये एक आर्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सो इसी वजह से इसको आर्ट कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई डिफाइन चीज नहीं है कि ऐसे ही करना है, हर व्यक्ति का अलग स्टाइल होगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन टू ऑल मैनेजमेंट प्रॉब्लम, बिकॉज देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करते हैं मैनेजमेंट प्रॉब्लम को। ठीक, क्यों नहीं करते हैं? देखिए सबसे पहले हमने पहले पढ़ा था कि एक आर्ट है, और फिर हमने पढ़ा था कि इन एग्जैक्ट साइंस है। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो सॉल्यूशन नहीं देंगे आपको, एक वे दे देंगे कि किस प्रकार से ये सॉल्यूशन होगा, लेकिन एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि रियल बिजनेस सॉल्यूशंस जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, डायनामिक होते हैं, और सिचुएशन टू सिचुएशन डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सो जो सिचुएशंस हैं वो कॉम्प्लेक्स भी होंगी, डायनामिक भी होंगी, उनका मैग्नीट्यूड अलग 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 होगा प्रॉब्लम का, तो सॉल्यूशन भी उस हिसाब से ही एडजस्ट किया जाएगा। सो बेसिकली ये प्रिंसिपल जो है वो जनरल गाइडलाइंस है कि कैसे सॉल्व करना है, बाकी उसी को फॉलो करके जो है अलग प्लान्स बनाए जाते हैं, अलग पॉलिसीज प्रोसीजर बनाए जाएंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। Then principle of management can be modified by manager when the situation demands। ठीक है, सो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो अमेंड किए जा सकते हैं, मॉडिफाई किए जा सकते हैं मैनेजर के द्वारा, अगर सिचुएशन डिमांड करती है। इसका अर्थ है कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो फ्लेक्सिबल है। देन हमारे पास आता है रूल ऑफ थंब रेफर्स टू, कि रूल ऑफ थंब क्या कहलाता है। रूल ऑफ थंब होता है यूज ऑफ पर्सनल जजमेंट इन हैंडलिंग मैनेजमेंट इशू। और एक तो जो मैनेजमेंट इशू है उनको अपनी पर्सनल जजमेंट के हिसाब से हैंडल करना, और दूसरा अडॉप्टिंग हिट एंड ट्रायल अप्रोच, कि ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, उस तरह से जब हम किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं उसको बोलते हैं रूल ऑफ थंब। ठीक, पर्सनल जजमेंट और हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करना कहलाता है रूल ऑफ थंब। देखिए उसके बाद आता है कि जो वर्क स्टडी टेक्निक है उसमें क्या क्या चीज होती है। सो वर्क स्टडी टेक्निक जो होती है उसमें टाइम स्टडी आती है, मोशन स्टडी आती है, फटीग स्टडी आती है। टाइम स्टडी टाइम से रिलेटेड है, और फटीग जो होता है वो होता है थकावट से। इसका भी एक क्वेश्चन आएगा आगे फटीग से संबंधित। देखिए आगे है हमारा द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज टू रिड्यूस अ गिवन टाइम और अ प्रोडक्ट टू फिक्स्ड टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, नेम द टेक्निक। सो इसमें देखिए एक बोला गया है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की कोई टेक्निक है जिससे हमें रिडक्शन ऑफ टाइम लगता है किसी प्रोडक्ट टाइप को बनाने में या करने में। सो बेसिकली देखिए इसमें डिफरेंट स्टडीज हैं, हमें याद रखना है कि स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क जो है वो एक टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क इज अ टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो अब ये जो सिंप्लीफिकेशन की जो टेक्निक है उसमें जो टेलर थे उन्होंने क्या बोला, एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि जो अननेसेसरी डाइवर्सिटी है प्रोडक्ट की उसको एलिमिनेट कर दो अगर आपको प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करनी है, यानी रिजल्ट जो है वो इंक्रीज करना है। देखिए इसमें क्या एक छोटी सी चीज है, मैं अगर हम चीज डिस्कस करें, मान लो कोई व्यक्ति है वो, या कोई एक फर्म है, वो कोई
एक पर्टिकुलर सामान बनाती है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि लेट्स से कि वो प्लास्टिक के कप्स बनाती है। अब प्लास्टिक के कप बना रहे हैं वो, तो अगर वो एक ही साइज के प्लास्टिक के कप बनाएंगे तो उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि उनके जो सांचे होते हैं, यानी कि जो जिसमें वो बनाए जाते हैं, जो उनका जो सामान है वो चेंज नहीं करना पड़ेगा उनको बार बार। लेकिन अगर वही जो प्रोडक्ट है उसको वो डिफरेंट मेजर में बनाना शुरू कर देंगे, तो वो ज़्यादा और बार बार अगर चेंज करने लगेंगे उस सांचे को, तो उनकी प्रोडक्टिविटी जो वो कम हो जाएगी। तो उसने यही कहा है कि आप जब सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन का अर्थ है कि जो अननेसेसरी जो डाइवर्सिटी है प्रोडक्ट की, उसको फिनिश कर दीजिए, एक जैसा प्रोडक्ट बनाइए ताकि अच्छे से प्रोडक्शन जो है वो की जा सके। देखिए उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसको छोड़ सकते हैं आप, कोई इसमें ज़्यादा नहीं है। देखिए ये था वो क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था। दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्स टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट, कि कौन सा साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक है जिससे रेस्ट के इंटरवल की कितनी ब्रेक मिलनी चाहिए और कितने समय के बाद ब्रेक मिलनी चाहिए, ये जो स्टडी किया जाता है, ये कौन सा साइंटिफिक मैनेजमेंट का स्टेप है। सो कितनी देर के बाद ब्रेक मिलेगा, कितनी देर का ब्रेक मिलेगा, यानी कि छुट्टी जिसको हम बोलते हैं, 15 मिनट की ब्रेक, 20 मिनट का ब्रेक, या 4 घंटे काम करने के बाद 15 मिनट का ब्रेक। सो ये जो होता है ये फटीग स्टडी के बाद आता है कि कितनी देर में एम्प्लॉय जो वो थक जाता है वो काम करके। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें भी कोई ज़्यादा नहीं है। ओके, सो ये हम बात कर सकते हैं कि जो हेनरी फ्योल थे, उन्होंने कहा कि देयर शुड बी गुड सुपरवाइजर एट ऑल लेवल, क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। सो हेनरी फ्योल ने एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सजेस्ट किया था, जिसमें कहा गया था कि देयर शुड बी गुड सुपरवाइजर एट ऑल लेवल, कि ऑल लेवल पे जितने भी लेवलमेंट हैं मैनेजमेंट के, उसमें गुड सुपरवाइजर होने चाहिए, विद क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, यानी कि जिसमें एग्रीमेंट होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, पेनल्टीज का प्रावधान होना चाहिए। सो पेनल्टीज क्यों लगाएंगे? डिसिप्लिन को सेट करने के लिए। और उसमें ये कहा गया है कि इसमें पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक, पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए कि किसी को ज़्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, तो उससे डिसिप्लिन नहीं आएगा। सबको एक बराबर होना चाहिए, और सारे ये ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे लागू होना चाहिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Which principle of general management advocate that employee turnover should be minimized to maintain organization efficiency? एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉय जो जॉब चेंज करते हैं, यानी कि जिसको हम एट्रिशन बोल सकते हैं कॉर्पोरेट की लैंग्वेज में। सो इसमें कहा गया है कि एम्प्लॉय का एट्रिशन जो होता है वो कम से कम होना चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी हो। क्यों कम होना चाहिए? कि देखिए कोई भी हम नया एम्प्लॉय रिक्रूट करेंगे, फिर उसको ट्रेन करेंगे, तो ट्रेनिंग कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। जितने पीरियड वो ट्रेनिंग में रहेगा, उतने पीरियड उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो जीरो होगी या मिनिमम होगी, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को लॉस है। सो इसमें जो प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, उसका अर्थ है एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड। ठीक है, बहुत जरूरी है। जब भी आप जैसे जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, सीओपी स्टैंडर्डाइजेशन का, सीओपीसी, यानी कि सीओपीसी जो होता है वो एक क्वालिटी का स्टैंडर्ड है। उसमें एट्रिशन जो है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि एट्रिशन कितनी है ऑर्गेनाइजेशन की। जिस कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की एट्रिशन रेट हाई होती है, मीन्स वहां पे वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, इसीलिए एम्प्लॉय जो है वो छोड़ के जाता है। सो हो सकता है सैलरी इशू हो सकता है मैनेजमेंट के बिहेवियर का इशू हो। सो ये जो थे ये कुछ हमारे क्वेश्चंस थे टीजीटी आर्ट्स कमीशन के एग्जाम के लिए, और
पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कॉमर्स या मैनेजमेंट के बैकग्राउंड से नहीं है, जिनको इसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। सो इसमें सिंपल सा हमने इस दोनों टॉपिक्स को, मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का बिल्कुल ओवरव्यू कवर करने की कोशिश की है। कोई इसको इन डेप्थ स्टडी नहीं की है जितनी कि बीकॉम या एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्टूडेंट हैं, हमारे एमबीए या बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इसको बहुत इन डेप्थ में पढ़ा होगा, तो उनको और अच्छे से क्लैरिटी आती होगी इसकी। बट जो हमारे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, जिनके लिए ये बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है और वो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, है ना, क्योंकि देखिए अपना अपना सब्जेक्ट होता है। सो उनके लिए इतना पढ़ना जो है वो नियर टू सफिशिएंट होगा एग्जामिनेशन के लिए। होप सो आपको अच्छा लगा होगा सेशन। एंड इन केस अगर आपको इसमें कोई और डाउट हो, कोई और क्लैरिटी हो, या अगर आप चाहते हो कि इस पे और वीडियो बनाया जाए जिसमें डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करें, तो आप मेरे लिए उसमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।